जो कल हमने डिस्कस किए थे उसमें हमारे पास ओपियोइड एजेंट्स थे जो हमारे पास क्या कर रहे थे, जीआईटी ट्रैक की मोटिलिटी जो कि इंक्रीज़ हो गई थी उसको डिक्रीज़ कर रहे थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास वो एजेंट्स हैं जो फ्लूइड एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि फ्लूइड एब्जॉर्प्शन हमारे पास डिक्रीज़ हो गई थी। इसमें हमारे पास बिस्मथ सब सैलिसाइलेट आता है। अब ये जो बिस्मथ सब सैलिसाइलेट होता है ना, ये हमारे पास इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है दो चीज़ों का। ये उन्होंने बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको सब बताती भी हूँ कि कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, ताकि आपको पता चले और बाद में जब आप रीड कर रहे हो तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। अब जो बिस्मथ सब सैलिसाइलेट होता है, ये हमारे पास दो चीज़ों का इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें हमारे पास एक सैलिसाइलिक एसिड आ जाता है और एक ट्राइवेलेंट बिस्मथ आ जाता है। अब जो हमारे पास बिस्मथ साल्ट्स है ना, ये चीज़ अब जो इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में बताने लगी हूँ वही लिखी हुई है। अब जो बिस्मथ साल्ट की एब्जॉर्प्शन है ना जीआईटी ट्रैक में, वो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। मतलब जितनी ज़्यादा बिस्मथ साल्ट्स वाटर सॉल्युबल होंगे उतनी ज़्यादा जीआईटी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। और उन्होंने नेक्स्ट ये भी बताया हुआ है कि अगर सिट्रेट साल्ट्स आप लोग देते हो तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देती है। मीन्स के अगर सिट्रेट साल्ट ज़्यादा है तो बिस्मथ साल्ट्स की वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और जीआईटी एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब लेट्स सपोज आपने ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन की बिस्मथ साल्ट्स की, ये स्टमक में गया, वहाँ पे इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, ये ब्लड स्ट्रीम में मिनिमली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो सैलिसाइलिक एसिड होता है ये हमारे पास मैक्सिमली एब्जॉर्ब हो रहा था ब्लड स्ट्रीम में। अब नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर एक पेशेंट को आप लोग सैलिसाइलिक एसिड 525 mg में दे रहे हो तो इसकी जो हाफ़ लाइफ होगी वो आपके पास 2 to 5 आवर्स होती है, ठीक है। ये हाफ़ लाइफ की बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। और उसके बाद इसकी एक्सक्रीशन आ जाती है। ये हमारे पास बिलियरी रूट्स के थ्रू भी एक्सक्रीट हो सकता है और यूरिनरी रूट्स के थ्रू भी एक्सक्रीट हो सकता है। अब आगे आ जाता है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या आता है कि जो बिस्मथ सब सैलिसाइलिक एसिड होते हैं ना, ये हमारे पास एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेस की भी इनहिबिशन करते हैं और हाइपर मोबिलिटी काज कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास जो बाउल है ना, उसमें हमारे पास फ्लूइड की मूवमेंट को डिक्रीज़ करा देते हैं। अब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट जितनी ज़्यादा कम हो रही होगी, मतलब उनकी मूवमेंट कम हो रही है, उनका फ्लो स्लो हो गया है, तो हमारे पास वो ज़्यादा देर तक बाउल में रह रहे हैं। तो जितनी देर तक वो इंटेस्टाइन, बाउल मतलब इंटेस्टाइन ही होता है ना, तो जितनी देर तक वो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंटेस्टाइन में रहेंगे उतनी ज़्यादा ही उनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी। तो इससे उन्होंने क्या किया कि आपके पास एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ कर दिया। अब इसके यूजेस में क्या है कि एंटी डायरियल, ऐसा है, इसको एंटी डायरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम इसको, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब अपसेट स्टमक, डायरिया वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब जीआईटी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, वो अब हमारे पास डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे, कि इसका क्रोनिक एक्सपोजर है या एक्यूट एक्सपोजर है। अब हमारे पास एक्सपोजर जो भी हो, एक्यूट हो या क्रोनिक हो, तो ये हमारे पास क्या करें, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, हमारे पास जीआईटी टॉक्सिसिटी होगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, हेपेटोटॉक्सिसिटी, और बिस्मथ कंसंट्रेशन इन ब्लड भी हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही होगी तो फिर बिस्मथ की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट